Assalamu alaikum everyone, welcome back to SR Academy. In today's video we are going to talk about chromosomes. As we discussed in our previous video, हमने न्यूक्लियस को डिटेल में डिस्कस किया था that we discuss कि सेल के अंदर एक जनरल स्टेट में जो डीएनए मौजूद होता है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि जब वही सेल डिवाइड करता है, दैट पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में तब्दील होता है, तो एट दैट स्पेसिफिक टाइम बिफोर सेल डिवीजन डीएनए अपेयर हो जाता है अपनी और कॉइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम. सो व्हाट आर क्रोमोसोम्स? बेसिकली क्रोमोसोम्स आर द शॉर्ट एंड थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि इनसाइड द सेल मौजूद होते हैं. ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमें नजर आती है क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स, दिस वन एंड दिस वन. तो हर क्रोमेटिड के अंदर जो है एक डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है. इस क्रोमेटिड के अंदर भी एक डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है, एंड दीज टू डीएनएस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. ये दोनों डीएनए एक दूसरे से आइडेंटिकल है, इसी वजह से इन दोनों क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं. अब ये दोनों क्रोमेटिड्स एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन पे ज्वाइंट हुई होती है. कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन समझ लो एक ऐसा रीजन जहां पे ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में मिल रही हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स कॉल्ड किनेटिकोर. इन प्रोटीन्स की मदद से ये दोनों क्रोमेटिड्स एक रीजन, एक जगह पे जाके मिलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं. सो सेंट्रोमेयर इज बेसिकली द कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन वेयर टू क्रोमेटिड्स ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. नाउ अब आप देखो दोनों क्रोमेटिड्स के ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा होगा, ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी. सो बेसिकली दीज आर टीलोमेयर्स. टीलोमेयर्स आर द एडिशनल डीएनए सीक्वेंसेस. या इसको ऐसे भी हमें पता है कि डीएनए क्या करता है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कोड कर रहा होता है, सारी ट्रेट्स के लिए. तो डीएनए के अंदर वो सीक्वेंसेस जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, जो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कोड नहीं कर रहे होते हैं, दोज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आर कॉल्ड टीलोमेयर्स. नाउ इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एंड ये एजिंग से भी रिलेटेड होता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है ना, जब भी सेल डिवाइड करेगा डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा. अब डीएनए जब कॉपी हो रहा होता है, रेप्लिकेट हो रहा होता है, तो उसकी सारी की सारी जीन्स जो है वो कॉपी नहीं हो रही होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला हिस्सा डीएनए का कॉपी हो रहा है, तो ये वाली साइड डीएनए की और ये वाली साइड पे जो बेसिस होंगी ना वो लॉस हो रही होंगी. वो क्या हो रही होंगी? वो रेप्लिकेट हो ही नहीं रही होंगी, कॉपी नहीं हो रही होंगी. अब हमें तो पता है कि डीएनए के अंदर जीन्स है, जीन्स कंटेन्स वाइटल इंफॉर्मेशन फॉर आवर बॉडी. तो रादर देन के हमारे पास जो है हमारे जो वाइटल बेसिस, जो कोडेड बेसिस है, मतलब वो बेसिस जो कि किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोटीन के लिए कोड कर रही हो, उनका लॉस है. उसके बजाय होता क्या है कि डीएनए के एंड के ऊपर इधर जो है एडिशनल सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं टीलोमेयर्स. तो जब सेल डिवाइड करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो रादर देन कि हमारी जो एक्चुअल बेसिस, जो कोडिंग बेसिस है, वो उनका लॉस हो, उसके बजाय किसका लॉस हो जाता है? टीलोमेयर्स का. तो जब सेल डिवाइड करता रहता है तो होता क्या है? टीलोमेयर शॉर्टन अप होते रहते हैं. इन द एंड होता क्या है कि जब टीलोमेयर्स सारे खत्म हो गए और फर्दर जब सेल डिवाइड करेगा, तो अब होगा क्या कि जो एक्चुअल जो कोडिंग बेसिस है उनका लॉस होगा. तो आहिस्ता आहिस्ता होता रहेगा, लॉस होता रहेगा, डीएनए में बेसिस की कमी होती रहेगी और इन द एंड इंडिविजुअल होगा क्या? एट द एंड इवेंचुअली कि सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज रिलेटेड टू एजिंग. किस तरीके से टीलोमेयर्स यूज्ड अप होते रहेंगे, शॉर्टन अप होते रहेंगे, फिर हमारे जो रियल कोडिंग बेसिस है, वो बेसिस जो कि कोड करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन, उनका लॉस शुरू हो जाएगा. उनके लॉस होने से इवेंचुअली सेल क्या हो जाएगा? नेचुरली उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस जिस तरीके से डेथ अकर होती है, रादर देन अगर कोई डिजीज ना हो, कोई इंसिडेंट ना हुआ हो, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है. दिस इज हाउ द सेल डाइज. उसका डीएनए डे बाय डे क्या हो जाता है? उसमें बेसिस जो है वो लॉस होती जाती है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया अच्छे तरीके से. अब हम बात करते हैं जो मैंने डिस्कस किया कि नॉर्मली सेल के अंदर जो है वो डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में अपेयर होता है. ठीक है, तो फिर हमारे पास ये डीएनए है, फिर न्यूक्लियोसोम है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे. डीएनए हम सबको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है. उसको मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इस डीएनए के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ट्रेड्स जो है वो पास होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. डबल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिक्स जो कह सकते हैं. अब डीएनए इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल और ये न्यूक्लियस के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि इट्स डिफिकल्ट टू फिट इन. तो इस वजह से होता क्या है? डीएनए कॉइल्ड होता है. अब डीएनए के कॉइलिंग के लिए कुछ प्रोटीन्स हमने पढ़े थे, स्टोन्स होते हैं जिसकी मदद से डीएनए कॉइल होता है. फिर हमने ये डिस्कस किया था कि
अगर एक पार्ट पर हिस्टोन मौजूद है और उसके अराउंड डीएनए कॉइल हो रहा है तो दैट पर्टिकुलर यूनिट क्या कहलाएगा, पूरा न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। फिर इसी तरीके से पूरा न्यूक्लियोसोम से भर के पूरा डीएनए क्या होता है, कॉइल्ड होता है और किस फॉर्म में आ जाता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। ये एक जर्नल स्टेट है जिस फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल इन द यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब बाद में जब सेल डिवाइड करने पर आता है तो अपनी प्रिपरेटरी फेज पे जाता है, पूरा इंटरफेज होता है ना, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो इन फेसेस में डीएनए रेप्लिकेशन से पहले होता क्या है कि क्रोमेटिन और कॉइल्ड और कंडेंस एंड थ्रेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, जिसमें हमने डिस्कस किया क्रोमेटिड्स होती हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये पूरा चल रहा होता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। जब हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की डिस्कशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड उनका स्ट्रक्चर और उनमें सेंट्रोमेयर की क्या पोजीशन है। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें इक्वल आर्म्स होते हैं। ठीक है, सेंट्रोमेयर सेंटर पर होगा और इक्वल आर्म्स होंगे। इक्वल आर्म मेरा मतलब यह है नीचे के भी और ऊपर के भी बराबर होंगे। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक का मतलब ये होता है कि स्लाइट सा अनइक्वल एक आर्म होगा, दूसरा आर्म जो है वो प्रॉपर होगा। ठीक है, तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में तो अनइक्वल आर्म्स होते हैं बिल्कुल। ठीक है, एक बहुत लॉन्ग है, एक बहुत शॉर्ट है। और टीलोसेंट्रिक में तो सेंट्रोमेरी जो बिल्कुल एंड ऑफ द आर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, दूसरी तरफ होता ही है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विद स्लाइटली अनइक्वल आर्म, जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि हल्का सा अनइक्वल आर्म होता है दूसरा वाला। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास एक्रोसेंट्रिक, जिसमें एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आर्म होता है। एक्रोसेंट्रिक में एक लॉन्ग आर्म है और दूसरा शॉर्ट आर्म है। और चौथा कौन सा, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक तो सिंपल क्या है कि सेंट्रोमेयर इज इन द एंड ऑफ द आर्म्स, इसका मतलब यही है कि एक ही आर्म होता है और दूसरी तरफ आर्म मौजूद ही नहीं होता है, सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड पर लगा होता है। ठीक है, ये हमने टाइप्स पढ़ी क्रोमोसोम की ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के ऊपर हमें पता है कि डीएनए मौजूद है। ठीक है, अब इस डीएनए के ऊपर बहुत सारी जीन्स मौजूद है, तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो जीन मौजूद होती है उसको हम जीन लोकस भी कहते हैं। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डीएनए पे जो पोजीशन एक पर्टिकुलर जीन की, उसको हम जीन लोकस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, क्रोमोसोम नंबर की। एवरी स्पीशी हैज यूनिक क्रोमोसोम नंबर। ईदर कोई ह्यूमन है, कोई एनिमल है, एलिफेंट है, कोई फ्रूट फ्लाई है, कुछ भी है, एवरी स्पीशी हैज यूनिक क्रोमोसोम नंबर। हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन कंटेन 46 क्रोमोसोम्स इन ईच ऑफ देयर डिप्लॉयड सेल। सबसे पहले क्रोमोसोम्स कितने हैं ह्यूमन सेल के अंदर, जितने भी सेल्स होंगे ह्यूमन बॉडी में सब में 46 क्रोमोसोम्स होंगे सिवाय गेमीट्स के, जो कि सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, अब हम इन 46 क्रोमोसोम्स को दो सेट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है पैटर्नल सेट, दूसरा होता है मैटरनल सेट। मतलब ये कि 23 क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम फादर एंड 23 क्रोमोसोम्स आर फ्रॉम मदर, और ये दोनों मिलके एक पर्टिकुलर सेट बनाती है हमारे पास, सिंगल सेट विच इज ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। तो अगर मैं बोलूं कि 46 क्रोमोसोम्स के दो सेट हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि एक पैटर्नल सेट होगा, एक मैटरनल सेट होगा, और एक सेट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब हम बात करते हैं डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल क्या होता है। डिप्लॉइड सेल का मतलब ये है एक ऐसा सेल जिसमें दो सेट्स होंगे क्रोमोसोम के। दो सेट्स को ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब ये है उसमें पैटर्नल सेट भी मौजूद है, मैटरनल सेट भी मौजूद है। तो ओवरऑल कितने क्रोमोसोम्स हुए, 46 क्रोमोसोम्स हुए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। 2n का मतलब क्या है कि n इज बेसिकली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट। वो कितना होता है, 23। तो 2 इंटू 23 कितना हुआ, 46। इसी तरीके से हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल का मतलब अ सेल विच कंटेन्स अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जिसके अंदर सिर्फ कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो दैट पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड हैप्लॉइड सेल। अब ये डिस्कस करते हैं आगे हैप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, अदर देन व्हाट, जो गेमीट्स होता है हमारे पास। तो बेसिकली में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स, वन पैटर्नल सेट, अदर इज मैटरनल सेट।
अब मैंने क्या बताया कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट ये दोनों मिलके क्या करते हैं, 46 क्रोमोसोम्स का हमारे पास एक सेल बनता है, ठीक है। 23 होते हैं मेल गेमीट स्पर्म, फीमेल गेमीट ओवम। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, ये दो हमने डिस्कस किया, पैटर्नल और मैटरनल साइड। ये दोनों मिलके फ्यूजन होती है इन गेमीट्स की, जिसकी वजह से क्या, फर्टिलाइजेशन जिस प्रोसेस को हम कहते हैं, हमारे पास क्या बन जाता है, जायगोट, a diploid cell which consists of 46 chromosomes। और फिर यही diploid cells आगे multiple times divide करता है by the process of mitosis, जिससे फिर वो पूरा इंडिविजुअल बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दैट सेट एंड हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड वाली चीज हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम्स पे जब हम बात करते हैं फंक्शनल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, क्या क्या फंक्शन है क्रोमोसोम्स का, अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर एंड शेप। अब फंक्शन की अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स। Autosomes are those chromosomes which are responsible for all other traits and characteristics। इनको नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, और ये कितने होते हैं, 22 पेयर्स। अब यहाँ पे सिर्फ 22 क्रोमोसोम नहीं लिखा है, 22 पेयर्स है। 22 पेयर्स का मतलब 44 क्रोमोसोम्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है। जैसे फीमेल का है तो क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स एक्स। मेल का है तो क्या होगा, क्रोमोसोम एक्स वाई। और ये कितना होता है, सिंगल पेयर होता है, वन पेयर मींस टू क्रोमोसोम्स बेसिकली, ठीक है। सो ये दो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इनके डिवीजन होती है, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हम बात करेंगे कैरियोग्राम की। कैरियोग्राम सिंपली क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द क्रोमोसोम्स इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग साइज एंड शेप। मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम्स को यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, रिप्रेजेंट किया हुआ, मेंशन किया हुआ, और ऑर्डर क्या है कि साइज में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, अरेंज हुआ है फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स सिर्फ टोटल 23 है, बट होते कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स। तो मतलब इस तरीके से ये क्या होता है, पेयरिंग हुई भी होती है। ये एक इस तरीके से एक पेयर होगा, एक फ्रॉम मदर एक फ्रॉम फादर, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से टोटल कितने पेयर्स होने चाहिए, 23 पेयर्स या तो फिर 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। ओवरऑल जो एक डिप्लॉइड सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब कैन एनीवन टेल मी के ये जो कैरियोग्राम है यहाँ पे, ये फीमेल का है या मेल का कैरियोग्राम है, वो कैसे पता चलेगा, मैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बेसिकली ये एक फीमेल के क्रोमोसोम्स का कैरियोग्राम है। वो कैसे पता चला मुझे, ये देखो यहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम लिखा है, एक्स एक्स। और अभी हमने पढ़ा था कि एक्स एक्स किसका होता है, फीमेल का होता है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली द कैरियोग्राम ऑफ फीमेल क्रोमोसोम्स। ये सेक्स क्रोमोसोम्स हो गया, और बाकी ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम्स। हमने क्रोमोसोम्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा, फिर इनकी टाइप्स देखी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। फिर हमने डिस्कस किया कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किस तरीके से डीएनए में चेंजेस आ रही होती है। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है विद इन द सेल, उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रही होती है विद द टाइम। पहले हम देखा डीएनए होता है, फिर वो कॉइल्ड होके विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमेटिन में तब्दील होता है। क्रोमेटिन के अंदर भी बेसिकली यूनिट्स होते हैं जिनको न्यूक्लियोसोम पढ़ते हैं हम, ठीक है। फिर क्रोमेटिन फर्दर जो है कॉइल्ड और कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, बेसिकली क्रोमोसोम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारा जो है ओवरऑल क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। फिर हमने टाइप्स देखी कि ऑटोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, कैरियोग्राम होता है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।